नमस्कार। कौन नहीं चाहता है कि हम सब जब भी बातचीत करें बिल्कुल शुद्ध बातचीत करें, जब भी कुछ लिखें बिल्कुल शुद्ध लिखें। परंतु कुछ लोग न तो शुद्ध बोल सकते हैं और न ही लिख सकते हैं। मुझे लगता है इसका प्रमुख कारण वाक्य संशोधन के नियमों की जानकारी का अभाव होना है। सही जानकारी नहीं होने की वजह से न तो हम शुद्ध बोल सकते हैं न ही पढ़ सकते हैं, यही नहीं हम शुद्ध लिख भी नहीं सकते हैं। अतः यदि हम व्याकरण के नियमों की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो हम केवल शुद्ध बोल ही नहीं सकेंगे बल्कि शुद्ध लिख भी सकेंगे। नमस्कार, मैं आज आपके समक्ष विद्यार्थियों के अनुरोध पर हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ विषयों पर आपके समक्ष अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। मैं आज व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर यानी वाक्य अशुद्धि शोधन, जिसे अंग्रेजी में करेक्शन ऑफ इनकरेक्ट सेंटेंसेस को लेकर उपस्थित हुआ हूं। चूंकि वाक्य अशुद्धियां एवं संशोधन एक महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए मैं इस विषय पर आपकी सुविधा के लिए कई वीडियो बनाना चाहता हूं ताकि आप वाक्य संशोधन या करेक्शन ऑफ इनकरेक्ट सेंटेंसेस को ठीक समझ सकें। नमस्कार, हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए अब मैं समय न लेते हुए वाक्य अशुद्धि शोधन पर अपने कुछ विचार आपके समक्ष प्रकट करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने मेरे वीडियो को 2-4 बार देखा, उम्मीद करता हूं वाक्य अशुद्धि शोधन संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं धीरे धीरे सुलझ जाएगी। इसीलिए इसे आप ध्यान देकर देखें तथा सुनने और समझने की कोशिश करें। शुद्ध बोलने व लिखने के लिए हमें कम से कम 3 बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। पहला, पद क्रम, जिसे अंग्रेजी में ऑर्डर कहते हैं। अन्वय या अन्विति, जिसे अंग्रेजी में कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और हमारा अंतिम जो भाग है वह है प्रयोग, जिसे अंग्रेजी में यूज कहते हैं। आइए अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि पद क्रम क्या है, अन्वय या अन्विति किसे कहते हैं और हम वाक्यों का प्रयोग किस प्रकार करेंगे, इसे मैं बहुत ही बारीकी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं आप वाक्य अशुद्धि शोधन संबंधी आपकी सारी समस्याएं सुलझ जाएगी। पहला है पद क्रम। पद क्रम किसे कहते हैं यह समझना बहुत ही जरूरी है। पद क्रम शब्द का अर्थ होता है शब्दों का सही क्रम, यानी शब्दों को हम इस क्रम में रखेंगे ताकि अर्थ एकदम स्पष्ट हो जाए, अर्थ एकदम समझ में आ जाए। हमें यह याद रखना चाहिए कि हिंदी में वाक्य का आरंभ करते समय हमें सबसे पहले कर्ता यानी सब्जेक्ट का प्रयोग करना चाहिए। बीच में कर्म होता है और अंत में हम क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे इसे मैं एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मोहन किताब पढ़ता है
आप समझ ही गए होंगे, यहां मोहन कर्ता है यानी मोहन सब्जेक्ट है, जबकि किताब यानी कर्म है, किताब यहां ऑब्जेक्ट है, और पढ़ना शब्द क्रिया है यानी पढ़ना शब्द जो है वह वर्ब है। जबकि अंग्रेजी में कुछ और ही होता है। अंग्रेजी में ठीक इसके विपरीत लिखा जाता है। कल्पना कीजिए और सोचिए एक बार, अंग्रेजी में इसे किस प्रकार लिखा जाता है। मोहन किताब पढ़ता है यानी मोहन रीड्स बुक। कहने का अर्थ यह है कि अंग्रेजी में पहले कर्ता यानी सब्जेक्ट होता है यानी मोहन, फिर क्रिया यानी वर्ब यानी पढ़ना या पढ़ता है, यहां मोहन सब्जेक्ट है और पढ़ना क्रिया है, और अंत में कर्म यानी ऑब्जेक्ट है, यहां किताब ऑब्जेक्ट है, किताब कर्म है। कई बार हम इन विषयों पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसीलिए हमारा बोलना, पढ़ना और लिखना गलत हो जाता है। अतः हमें कभी भी वाक्य अशुद्धि शोधन के समय अंग्रेजी का पदक्रम नहीं अपनाना चाहिए, अन्यथा गलत हो जाएगा, बल्कि हमें हिंदी का ही पदक्रम यानी शब्दों का क्रम अपनाना चाहिए। शब्दों का क्रम सही होना चाहिए, चूंकि शब्दों का सही क्रम ही पदक्रम कहलाता है। यानी हमें हिंदी में जब भी हम वाक्य शोधन करें या जब भी हम अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने का प्रयास करें, हम सबसे पहले कर्ता को चुनें। यानी हिंदी में हमें सबसे पहले कर्ता को चुन लेना चाहिए, फिर कर्म और अंत में क्रिया को ही अपनाना चाहिए। आइए अब मैं वाक्यों को शुद्ध करने के लिए मैं आगे एक नियम बतलाता हूं, वह है क्या। चूंकि क्या एक प्रश्नवाचक शब्द है, क्या प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग प्रायः वाक्य के प्रारंभ में ही होता है या किया जाता है, जबकि शेष प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, कहां, कैसे, क्यों, कौन आदि आदि प्रायः शब्द वाक्य के मध्य में ही होता है। जैसे इसे मैं उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे तुम कहां रहते हो, तुम विद्यालय कैसे जाओगे, दरवाजे पर कौन खड़ा है आदि आदि। हां, क्या प्रश्नवाचक शब्द हमेशा संज्ञा के पहले ही रखना चाहिए। जैसे इसे मैं उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे क्या राहुल विद्यालय चला गया। हमें यह याद रखना चाहिए कि प्रश्नवाचक सर्वनाम या तो वाक्य के प्रारंभ में होता है या फिर मध्य में, कभी कभी अंत में भी हम लिख सकते हैं, परंतु इनके स्थान परिवर्तन होने से वाक्य के अर्थ में भी काफी बदलाव आ जाता है। ध्यान देकर सुनिएगा। जैसे क्या तुम खेलने जा रहे हो, यह प्रश्न है। तुम क्या खेलने जा रहे हो, यानी किस तरह का वह खेल खेलने जा रहा है। तुम खेलने जा रहे हो क्या। इस वाक्य को सुनकर ही ऐसा लगता है कि शायद वह व्यक्ति खेलने जा रहा है या नहीं, इसमें एक संदेह उत्पन्न होता है। अतः क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम केवल स्थान बदल देने से ही उपर्युक्त तीनों वाक्यों के अर्थ में काफी परिवर्तन आ जाता है।
अतः हमें क्या शब्द का प्रयोग काफी सोच समझकर करना चाहिए। यानी क्या एक प्रश्नवाचक शब्द है, क्या प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हमेशा वाक्य के प्रारंभ में ही होता है, और क्या शब्द का प्रयोग काफी सोचकर समझकर अर्थ के अनुसार करना चाहिए। याद रखिएगा, क्रिया विशेषण शब्द प्रायः मुख्य क्रिया के पहले आता है। विस्मयादिबोधक शब्द हमेशा वाक्य के प्रारंभ में ही आते हैं, जैसे हे भगवान मेरी रक्षा करो। और भी उदाहरण देखे जा सकते हैं। वाक्य में कर्ता और कर्म के बीच क्रमशः अधिकरण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक एवं कर्ण कारक के विभक्ति चिन्ह अवश्य होते हैं ताकि अर्थ स्पष्ट हो जाए। शब्दों का क्रम कुछ इस प्रकार रखना चाहिए ताकि अर्थ एकदम स्पष्ट हो जाए। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। बड़ा अटपटा सा लग रहा है। यह वाक्य बिल्कुल गलत है। यहां अगर गौर से देखेंगे तो शब्दों का क्रम बिल्कुल ठीक नहीं है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है, बड़ा अटपटा सा लगता है। जबकि शुद्ध वाक्य है खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ, ऐसा लिखा जा सकता है। आइए अब मैं वाक्य संशोधन की जो दूसरे नियम हैं मैं उसकी चर्चा करता हूं। वह है अन्विति या अन्वय। अन्विति या अन्वय शब्द का अर्थ है परस्पर संबद्धता या मेल, परस्पर मेल। यानी वाक्य में प्रयुक्त पदों में लिंग वचन पुरुष के स्तर पर क्रिया के साथ अनुरूपता होना ही अन्विति है। अन्वय का अर्थ मेल है, परस्पर मेल। हमें यह याद रखना चाहिए कि अन्वय में लिंग वचन पुरुष और काल के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त विभिन्न पदों या शब्दों का एक दूसरे शब्दों के साथ संबंध या मेल दिखलाया जाता है। यह तीन प्रकार से होता है: कर्ता और क्रिया का, कर्म और क्रिया का, और अंत में संज्ञा और सर्वनाम का। इन सबके समन्वय से ही वाक्य शुद्ध होता है, यानी शुद्ध वाक्य की रचना होती है। अब मैं वाक्यों को शुद्ध करने के लिए जो तरीके मैंने बतलाए हैं, अब हम उसके तीसरे भाग की चर्चा करेंगे, यानी प्रयोग। शब्दों या पदों का समुचित प्रयोग ही वाक्य को सुंदर बनाता है, वाक्य अच्छा बनता है। इसीलिए वाक्य रचना करते समय हमें पदों के प्रयोग पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि अर्थ स्पष्ट हो जाए, सुनने में पढ़ने में हमें अच्छा लगे। पद के प्रयोग के संबंध में हमें कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए। पहला, शब्दों के प्रयोग में हमें व्याकरण के नियमों का सदा पालन करना चाहिए। हमें कभी भी अधूरे वाक्य का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें वाक्य में ध्वनि और अर्थ की संगति पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। एक वाक्य से हमेशा एक ही भाव प्रकट होना चाहिए, हमें इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। वाक्य में एक ही भाव को प्रकट करने के लिए दो या दो से अधिक शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे इसे मैं उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कृपया
मुझे एक दिन का अवकाश देने की कृपा करें। यहां कृपया और कृपा का प्रयोग हुआ है, जबकि कृपया और कृपा का एक ही अर्थ है। अतः यह वाक्य अशुद्ध है। अतः वाक्य को शुद्ध करते समय या तो हमें कृपया का प्रयोग करना चाहिए या फिर कृपा का, कारण दोनों का अर्थ एक ही होता है। इसका उत्तर होगा, कृपया मुझे एक दिन का अवकाश दें या मुझे एक दिन का अवकाश देने की कृपा करें। एक दूसरा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, ध्यान दीजिएगा। केवल मात्र पैसों से काम नहीं चलता है। इस वाक्य को आप गौर से देखिए और कोशिश कीजिए कहां अशुद्ध है। यहां भी केवल और मात्र शब्द का प्रयोग हुआ है, जबकि केवल और मात्र का एक ही अर्थ है। अतः शुद्ध वाक्य लिखते समय या तो हम केवल शब्द का प्रयोग कर सकते हैं या फिर मात्र शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, कारण दोनों का एक ही अर्थ है। यानी इसका उत्तर होगा, केवल पैसों से काम नहीं चलता है या मात्र पैसों से काम नहीं चलता है। वाक्य संशोधन करने के लिए आवश्यकता अनुसार मुहावरे व कहावतों का भी प्रयोग करना चाहिए तथा अर्थ के अनुसार सही मुहावरे व कहावतों का भी प्रयोग करना चाहिए। इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वाक्य संशोधन करते समय वाक्यों में शब्दों की पुनरुक्ति से बचना चाहिए। यानी सोचिए, अगर एक वाक्य में मैंने दो शब्दों का प्रयोग किया है जिसके एक ही अर्थ है, ऐसी स्थिति में हमें केवल एक ही शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे इसके पहले भी मैं उदाहरण दे चुका हूं, केवल पैसों से काम नहीं चलता है या मात्र पैसों से काम नहीं चलता है। यदि इस वाक्य में हम केवल और मात्र दोनों ही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह वाक्य गलत हो जाएगा। यानी केवल मात्र पैसों से काम नहीं चलता है। इस वाक्य को शुद्ध करने के लिए या तो हम केवल शब्द का प्रयोग करें या फिर मात्र शब्द का प्रयोग करें। उत्तर यही लिखेंगे, मात्र पैसों से काम नहीं चलता है या केवल पैसों से काम नहीं चलता है। वाक्य में शब्दों का प्रयोग करते समय हमें उसके औचित्य पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। एक वाक्य में एक ही व्यक्ति के लिए तुम, आप, यह, वह, इसे, इन्हें, उसे, उन्हें, उसका, उनका, इसका, इनका प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। यह गलत है। वाक्य संशोधन करते समय हमें कभी भी अप्रचलित यानी जिसके बारे में हमने कभी सुना नहीं है, यानी अनाप शनाप और भारी भरकम यानी कठिन शब्दों का प्रयोग यानी तत्सम शब्दों का प्रयोग भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे वाक्य की गतिशीलता पर भी प्रभाव पड़ता है। अतः इससे हमेशा बचने का प्रयास करना चाहिए। वाक्य संशोधन करते समय हमें सदैव शब्दों के चयन पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। शब्दों के चयन के साथ साथ उसकी स्पष्टता तथा सुंदरता पर भी ध्यान देना चाहिए। वाक्य संशोधन करते समय एक वाक्य में सभी शब्दों का घनिष्ठ संबंध भी होना चाहिए। यही नहीं, शब्दों का प्रयोग एक ही काल, एक ही स्थान और एक साथ किया जाना चाहिए। प्रत्येक किसी कोई शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। इसे मैं उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे प्रत्येक मनुष्य जीवन जीना चाहता है। मैं कोई काम नहीं करता, किसी ने कहा था। अगला देखिए,
संज्ञा के बाद हमेशा द्वारा और से का प्रयोग होना चाहिए या करना चाहिए। जैसे मोहन द्वारा यह कार्य संपन्न हुआ। अकाल से देश पर संकट छा जाता है। सब और लोग शब्दों का प्रयोग समुच्चय बोधक वाक्यों में एक वचन में प्रयुक्त होता है। जैसे तुम्हारा सब काम गलत होता है। यदि कर्ता व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार होंगे। जैसे काशी सदा भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। पहले कलकत्ता भारत की राजधानी था। यहाँ कर्ता के अनुसार क्रिया पुल्लिंग है। पर शब्द का प्रयोग सामान्य ऊंचाई के लिए और ऊपर शब्द का प्रयोग विशेष ऊंचाई के लिए किया जाता है। एक मैं उदाहरण दे रहा हूं। जैसे छत पर लोग बैठे हैं। अब छत की ऊंचाई जानते ही हैं, कम होता है, जबकि पहाड़ के ऊपर मंदिर है, पहाड़ की ऊंचाई बहुत अधिक होती है। काल का अंतर बतलाने के लिए बाद शब्द प्रयुक्त होता है। जैसे उसके बाद वह आया, जबकि स्थान का अंतर बतलाने के लिए पीछे शब्द का प्रयोग होता है। जैसे उसका घर पीछे रह गया। मात्र, तक, भर, ही, भी, तो आदि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग उसी शब्द के बाद करना चाहिए जिस पर हमें जोर देना होता है। अन्यथा स्थान बदलने से वाक्य के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। इसे मैं उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैं भी गाना गाऊंगा, यानी मैं भी, यहां मैं पर बल है। दूसरा वाक्य देखिए, मैं गाना भी गाऊंगा, यहां गाना पर बल है। जिस शब्द या शब्द समूह पर बल प्रदान करना होता है वहां हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसे शब्दों को निपात भी कहा जाता है। प्रश्न करने वाला या आग्रह करने वाला न हमेशा वाक्य के अंत में ही लिखा जाता है। जैसे मान जाओ ना, यहां पर आग्रह है। आप जाएंगे ना, यहां पर प्रश्न है। यदि एक वाक्य में कई विशेषण हों तो सबसे पहले संकेतवाचक, फिर संख्यावाचक या परिमाणवाचक तथा अंत में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग करना चाहिए। इसे मैं उदाहरण के साथ समझाना चाहता हूं। जैसे इन 5 गरीब भिखारियों को वस्त्र दे दो। यहां इन संकेतवाचक विशेषण है, 5 संख्यावाचक विशेषण है और गरीब गुणवाचक विशेषण है। कुछ लोग बातचीत के दौरान करी शब्द का भी प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने करी है, तुमने करी है, उसने करी है। बड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन मुझे लगता है आज यह एक स्टाइल बन चुका है, जबकि गलत है। होना चाहिए मैंने किया है, तुमने किया है, उसने किया है, आदि आदि। करी शब्द दरअसल साहित्यिक शब्द है ही नहीं। किसी भी नाटककार ने, कहानीकार ने, कवि ने करी शब्द का प्रयोग किया ही नहीं है। अतः करी शब्द से बचना चाहिए। हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ही करना चाहिए। हाँ, यदि मुंह से निकल जाता है या अनजाने में ही मैंने ऐसा कह दिया है तो जहां तक हो सके हमें इससे बचना चाहिए, क्योंकि करी शब्द है ही नहीं। हमें करी शब्द का प्रयोग बिल्कुल ही करना चाहिए। मैंने किया है, उसने किया है, ऐसे शब्दों का प्रयोग
करना चाहिए। यही नहीं, कुछ लोग बातचीत करते समय प्रायः पे शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे वहां पे है, किताब मेज पे है, वह छत पे है। पे शब्द गलत है। पे क्या होता है? पे गलत है। आप ऐसे कहिए ना, जैसे वह छत पर है, मेज किताब पर है, वह वहां पर है। ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। हमें पे के स्थान पर शब्द का प्रयोग करना चाहिए। यही नहीं, कुछ लोग बातचीत करने के दौरान करके शब्द का भी खूब प्रयोग करते हैं, बराबर करते हैं। जैसे मैं खा करके आता हूं, मैं पानी पी करके आता हूं, मैं नहा करके आता हूं। आप ऐसे अनेक उदाहरण दे सकते हैं, जबकि करके शब्द का प्रयोग गलत है। करके शब्द का प्रयोग हमें बिल्कुल ही करना चाहिए। हमें कहना चाहिए, मैं खाकर आता हूं, मैं पानी पीकर आता हूं, मैं नहाकर आता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वाक्य संशोधन के अनेक नियम हैं। छोटी छोटी बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए, ताकि जब भी हम लिखें, जब भी हम पढ़ें, जब भी हम बोलें, हम शुद्ध शुद्ध बोलें, शुद्ध शुद्ध लिखें और शुद्ध शुद्ध पढ़ें। जब भी हमें पता चल जाए कि यह गलत है, अतः हमें उससे बचना चाहिए। आइए अब मैं वाक्य में कहां कहां गलतियां पाई जाती है, इस पर भी मैं अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता हूं। इसे आप गौर करके सुनिएगा। वाक्य में निम्नलिखित अशुद्धियां पाई जाती हैं, जैसे वर्तनी संबंधी अशुद्धियां यानी स्पेलिंग संबंधी गलतियां, लिंग संबंधी अशुद्धियां, वचन संबंधी अशुद्धियां, कारक संबंधी अशुद्धियां, पद क्रम यानी शब्दों का क्रम संबंधी अशुद्धियां, पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियां या पुनरावृत्ति संबंधी अशुद्धियां या पुनरुक्ति दोष या शब्दों की आवृत्ति संबंधी अशुद्धियां, शब्द निर्माण घटकों यानी उपसर्ग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां, अंग्रेजी पदक्रम संबंधी अशुद्धियां, संज्ञा संबंधी अशुद्धियां, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां, विशेषण संबंधी अशुद्धियां, क्रिया संबंधी अशुद्धियां, अव्यय संबंधी अशुद्धियां, क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां, मुहावरे व लोकोक्तियां संबंधी अशुद्धियां, शब्द अर्थ प्रयोग संबंधी अशुद्धियां, विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धियां, अन्य प्रकार की अशुद्धियां। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैंने वाक्यों का संशोधन किस प्रकार होना चाहिए या एक वाक्य में किस किस तरह की गलतियां पाई जाती है, उसे कैसे सुधारा जा सकता है, मैंने उन नियमों को बड़ी बारीकी के साथ आपके पास रखने का प्रयास किया है। आशा करता हूं इस वीडियो को देखकर आप बहुत कुछ जान सकेंगे। जब भी वाक्यों को शुद्ध करने की कोशिश करेंगे या शुद्ध करने के लिए बैठेंगे, मेरा वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप इसे बिल्कुल नहीं भूलें। मेरा यह वीडियो एक एजुकेशनल चैनल है, अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।